हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैराडाइम क्लासेस। स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस वाले क्लास में हम लोग कम्बिनेशन पढ़ रहे थे। कम्बिनेशन की सारी प्रॉपर्टीज देख लिए थे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी। आज हम देखेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन कम्बिनेशन। मीन कम्बिनेशन से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं या प्रैक्टिकल रियल लाइफ में उनका कहाँ यूज है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन कम्बिनेशन देखेंगे। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन कॉम्बिनेशन। चलते हैं इसके एग्जांपल फर्स्ट पे। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है आर.डी. शर्मा का। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 3 जेंटलमैन एंड 3 लेडीज आर कैंडिडेट्स फॉर 2 वैकेंसीज। 3 जेंटलमैन, 3 जेंटलमैन एंड 3 लेडीज are the candidate for 2 वैकेंसीज। 2 वैकेंसीज है, 2 वैकेंसीज के कैंडिडेट हैं। कौन? 6 जेंटलमैन और 6 लेडीज हैं कैंडिडेट्स। A voter has to vote for 2 candidates. A voter has to vote. Voter has to vote for 2 candidates. A voter has to vote for 2 candidates. In how many ways can one cast his vote? In how many ways can cast his vote? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 जेंटलमैन है, 3 लेडीज है, मतलब 3 मेल 3 फीमेल, और इन 2 वैकेंसीज के लिए ये लोग कैंडिडेट्स हैं। ये कैंडिडेट्स हैं और आर दी कैंडिडेट्स फॉर 2 वैकेंसीज। 2 वैकेंसीज हैं और उस 2 वैकेंसीज पे इनको फिल करना है। और जिसमें जो कैंडिडेट्स हैं वो 6 जेंटलमैन, 3 जेंटलमैन और 3 लेडीज हैं। एक वोटर A voter has to vote for 2 कैंडिडेट, मतलब एक वोटर जो है 2 कैंडिडेट के लिए वोट करेगा। ठीक। इन हाउ मेनी वेज कैन कास्ट हिज वोट, मतलब ये कह रहा है कि वोटर जो है अपना वोट कितने तरीके से कास्ट कर सकता है। देखो एक वोटर के पास टोटल कितने चॉइसेस हैं? 6 चॉइसेस हैं, मतलब कि 6 लोग हैं ना। 6 में उसको 2 लोगों को चूज करना है। अब वो 6 में 2 को किसी 2 को भी कंबाइन कर सकता है। इसका मतलब 6 में से 2 का कॉम्बिनेशन बनाना है। ये वोटर पे P2 नहीं होगा, यही तो समझना। इसमें पता नहीं चल रहा है कि C2 लगेगा या P2 लगेगा। P2 क्या है? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होता है। अगर ये 6 लोग हैं और 6 लोगों में कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे 2 लोगों का, तो वो हो जाता है 6P2। लेकिन यहाँ अरेंजमेंट नहीं बनाना है। अरेंजमेंट मतलब जैसे 2 स्थान खाली है तो पहले स्थान पे कौन आएगा, दूसरे स्थान पे कौन आएगा, या पहले स्थान पे लेडीज है या दूसरे स्थान पे जेंटलमैन, या पहले स्थान पे जेंटलमैन दूसरे स्थान पे लेडीज। अगर इस तरह की कोई बात होती तब हम 6P2 लगाते, लेकिन यहाँ ऐसी नहीं है। केवल 2 वैकेंसी है, 2 लोगों को बैठाना है। कौन आएगा? लेडीज आएगा या जेंट्स आएंगे? दोनों के दोनों जेंट्स भी हो सकते हैं, दोनों के दोनों लेडीज भी हो सकती, एक जेंट्स एक लेडीज भी हो सकती हैं। तो ऐसा इसमें हो सकता है। केवल इसमें कॉम्बिनेशन बनाना है, इसमें कोई और अरेंजमेंट का ऑर्डर का कोई प्रायोरिटी नहीं है। मान लीजिए A1 A2 A3 3 मेन है। हाँ। B1 B2 B3 ठीक। हाँ। तो A1 के साथ B2 भी हो सकती है। हाँ, हाँ। B3। हाँ, तो ये अरेंजमेंट ही तो हुआ ना। तो हाँ A1 के साथ B1 B2, लेकिन ऐसे ना A1 B1 ये हो सकता है। तो ये एक B1 A1 फिर दूसरा ये अरेंजमेंट है।
ये अरेंजमेंट, लेकिन कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो 6C2 ही बनेगा। देखो वही तो कह रहा हूँ कि जैसे दो स्थान खाली, मैं तो समझा दे रहा हूँ, दो वैकेंसीज हैं, अगर ऐसा कहा होता कि पहली वैकेंसी पे मेल दूसरे पे फीमेल, या पहली पे फीमेल दूसरी पे, तो ये होता ऑर्डर का। लेकिन यहाँ दो वैकेंसीज केवल भरनी है हमको, तो ये दोनों के दोनों मेल हो सकते हैं, दोनों के दोनों फीमेल हो सकती हैं, एक मेल एक फीमेल हो सकता है। तो यहाँ पे ऑर्डर का कोई प्रायोरिटी नहीं दिया है। जब ऑर्डर का कोई कंसिडरेशन नहीं होता तो वहां कॉम्बिनेशन लगता है। मतलब कुल मिला के इस 6 लोगों में 2 लोगों का चूज करना है, और कितने तरीके से 2 लोगों को चूज किया जा सकता है वही निकालना है। बात समझ में? तो ये 6C2 लगेगा। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ कितने तरीके से, इन हाउ मेनी वेज, देन hence your total number of ways in which a voter can cast his vote. Total number of ways in which a voter can cast his vote is हो जाएगा 6C2। P2 नहीं होगा, ध्यान रखना, ऑर्डर का वो है नहीं कोई। ठीक, तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 और 6 - 2 का फैक्टोरियल, ये आ जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4। इसको सॉल्व करोगे तो 6 5 इंटू फैक्टोरियल 4 और ये 2 इंटू फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल, 2 3 जा 5 3 जा 15। केवल 15 ऐसे तरीके हैं जिनसे कोई व्यक्ति जो है 2 लोगों को चूज कर सकता है। बात समझ में? आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर, अब एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो सेम टाइप का है। एग्जाम्पल नंबर अब हम 4 करवा रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन मत लिखिए ऐसे। हाँ, क्वेश्चन अभी लिखूंगा, क्वेश्चन मैं समझा दूंगा बस। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ क्वेश्चन पेपर हैज 2 पार्ट्स। एग्जाम्पल नंबर 4 है आर डी शर्मा का। ये क्वेश्चन कह रहा है अ क्वेश्चन पेपर हैज 2 पार्ट्स। एक क्वेश्चन पेपर है जिसमें 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है, क्वेश्चन पेपर का पार्ट ए और पार्ट बी। ओके, आगे कह रहा है कि ईच कंटेनिंग 10 क्वेश्चन। हर पार्ट में कितने क्वेश्चन हैं? 10 क्वेश्चंस हैं। हर पार्ट में 10 क्वेश्चंस हैं। इफ अ स्टूडेंट हैज टू चूज 8 फ्रॉम पार्ट ए एंड 5 फ्रॉम पार्ट बी। एक स्टूडेंट को यदि चूज करना हो 8 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट ए से और 5 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट बी से, इन हाउ मेनी वेज कैन ही चूज द क्वेश्चन। तो ये कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज can he choose the question। कितने तरीके से वो क्वेश्चन को क्या कर सकता है? चूज कर सकता है। क्वेश्चन एक बार फिर समझ लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन पेपर है जिसमें 2 पार्ट है, पार्ट ए एंड पार्ट बी, और दोनों ही पार्ट में 10-10 क्वेश्चन दे रखा है। अब कंडीशन ये है कि एक स्टूडेंट को यदि पार्ट ए से 8 क्वेश्चन चूज करना हो और पार्ट बी से 5 क्वेश्चन चूज करना, 5 क्वेश्चन चूज करना हो, तब कह रहा है कि कितने तरीके से वो स्टूडेंट जो है ये काम कर सकता है या क्वेश्चन को चूज कर सकता है। तो सिंपल सी बात है कि 10 में से 8 को चूज कितने तरीके, 10C8 10P। अभी तुम परमिटेशन का मतलब परमिटेशन है कम अरेंजमेंट, क्वेश्चन का अरेंजमेंट। अब ये बताओ, वो पहला जैसे 10 में से 8 क्वेश्चन चूज किया, अब कॉम्बिनेशन का मतलब समझो, कॉम्बिनेशन परमिटेशन, तो 10 में से वो चाहे जो 8, 10 में से चाहे जो 8, चाहे पहला करे, फिर तीसरा करे, 5वां करे, 8वां करे, 10वां करे, चाहे जैसे। और परमिटेशन का मतलब ये हुआ कि 10 में से 8 चूज तो करना है, लेकिन उसका अरेंजमेंट पहला करे, दूसरा करे, फिर तीसरा, चौथा, 5वां, फिर 8वां, या 5वां, चौथा, ये ऑर्डर अगर कंसीडर कर दिया जाएगा तब होगा।
तो 10 परम्यूटेशन में हमारे इसमें केवल चूज करने की बात है कि भाई 10 में से कितने तरीके से वो 8 को कंबाइन कर सकता है, कितने तरीके से चूज कर सकता है। सोच रहे हैं यही। लेकिन परम्यूटेशन में ऑर्डर का मैटर होता है ना, कि जैसे ये 10 है, रुको, ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, 10 क्वेश्चन है, 10 पेपर इसमें क्वेश्चन है। अब 10 में से अगर 8 का चूज करना तो इसमें से चाहे जो एक 8 करके छुट्टी ले ले। लेकिन परम्यूटेशन का मतलब ये हुआ कि कितना 8 का कितना अरेंजमेंट बनेगा। तो भाई कोई बच्चा करेगा ए से लेके 8 तक लगातार कर दे, हाँ, कोई बच्चा करेगा ए से लेके 9 तक अलग अलग कर दे, तो ये रहा अरेंजमेंट। लेकिन एक व्यक्ति के लिए, एक स्टूडेंट के लिए तो केवल एक ही अरेंजमेंट वो है ना, वो क्यों इतना अरेंजमेंट बना के क्वेश्चन करेगा। एक स्टूडेंट आखिर एक ही अरेंजमेंट चूज करेगा ना, ये कॉम्बिनेशन है। बात समझ में? ऑर्डर का कोई मैटर नहीं है यहाँ पे, चाहे जैसे उसको 8 क्वेश्चन करने हैं चाहे जैसे कर दे, ठीक। तो यहाँ पे लगेगा कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल number of ways in which a student can choose his questions ये आ जाएगा। देखो 10 में से चाहे जो 8 करे 10C 8, लेकिन ये तो दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है ना, मतलब कि पहला वाला काम इतने तरीके से किया जा सकता है और दूसरा वाला काम 10C 5 तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि इसको दूसरे वाले में से 5 क्वेश्चन को चूज करने हैं और दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं। ये लग जाएगा प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक। तो इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इनको सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। बात समझ में आ? यही है इसका आंसर, ठीक। कंफ्यूजन हो रहा है क्या? केवल यहाँ कंबाइन करना है, अरेंजमेंट का कोई मतलब नहीं है। या दोनों क्वेश्चन अगर कंफ्यूजन हो रही है तो कॉम्बिनेशन के एक क्वेश्चन और परमिटेशन के दोनों क्वेश्चन एक साथ पढ़ो, तब जाके समझ में आ जाएगा कि आखिर उसमें क्या क्लियरिटी दी रखी इसमें, ठीक। अब हम चलते हैं ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 देखो। एग्जाम्पल नंबर 5 यहाँ आ जाएगा, देखो अभी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज अ कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स कैन बी सेलेक्टेड। कितने मेंबर का? 5 मेंबर की कमेटी। फाइव मेंबर की कमेटी। इन हाउ मेनी वेज अ कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 6 men and 5 women। 6 men and 5 women है, कंसिस्टिंग 3 men and 2 women। क्या होना चाहिए? कंसिस्टिंग, इतना टोटल है और इसमें कंसिस्टिंग 3 men plus 2 women। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक 5 मेंबर की कमेटी बनानी है। किसने? 5 मेंबर की कमेटी बनानी है और 5 मेंबर की कमेटी का कंडीशन ये है कि इस 5 मेंबर में 3 आदमी होने चाहिए और 2 औरतें होनी चाहिए, 2 women और 3 men होने चाहिए। और उसमें जो पूरे लोग शामिल है 6 आदमी और 5 औरतें हैं। अब ये बताओ 6 आदमी में से 3 आदमी को कोई भी चूज किया जा सकता है, तो 6 men में 3 को 6 से 3 तरीके से चूज किया जा सकता है और 5 women में 2 को 5 से 2 तरीके से चूज किया जा सकता है। यही आंसर है, यही आंसर है। यहाँ पे भी अरेंजमेंट का कोई मतलब नहीं कि पहले कौन आदमी आएगा दूसरे नंबर पे कौन आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे जो 6 में से 3 को चूज करना है, बस 3 को कितने तरीके से कंबाइन किया, यही आंसर है, यही आंसर है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन पूछा था इन हाउ मेनी वेज कैन a committee of 5 members can be choose। कंडीशन ये थी, तो ये आ गया नंबर ऑफ वेज।
यही आंसर है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, ये आंसर आ गया। अब हम चलते हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन में। In how many ways can a cricket 11 be chosen out of a batch of 15 players if there is no restriction on the selection? A particular player is always chosen, a particular player is never chosen. ठीक है, देखो हटा दो इसको। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 6 है। कैन अ क्रिकेट 11 बी चोजन आउट ऑफ बैच ऑफ 15 प्लेयर? कितने बैच? 15 प्लेयर का बैच है, 15 प्लेयर्स बैच है, और इसमें कितने तरीके से, इन हाउ मेनी वेज, लगातार करवाने जैसे नहीं, 5 6। हाँ हाँ? अभी करवा रहा हूँ, अलग टाइप का है ना ये, इसमें 3 क्वेश्चन एक साथ है। इन हाउ मेनी वेज क्रिकेट 11, मतलब 11 लोगों का चूज करना है, कैन बी चूज। चूजन होना चाहिए, चूजन। कंडीशन की क्या कह रहा है 11? कंडीशन फर्स्ट है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द सिलेक्शन। इफ देयर इज no restriction, there is no restriction on the selection। दूसरा कह रहा है, a particular player is always chosen, is always chosen, yes, a particular player is always chosen। दूसरा, a particular player is never chosen, a particular player is never chosen। ठीक, देखो नेवर चूजन, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 लोगों का, 15 खिलाड़ियों का एक बैच है, एक ग्रुप है जिसमें 15 प्लेयर्स हैं, लेकिन हमको जो करना है, चूज करना है, वो 11 क्रिकेट प्लेयर्स का ग्रुप बनाना है। तो पहले तो कह रहा है कि कितने तरीके से 11 लोगों को चूज किया जा सकता है। तो इफ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द सिलेक्शन, सिलेक्शन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, केवल 15 में से 11 को चूज करना है किसी भी तरह। तो वो तो पहले वाले का आंसर आ गया 15C11। ठीक, पहले वाले का आंसर क्या आ गया 15C11। आराम से कर सकते हो, 15C11 सॉल्व कर लेना, आंसर है। दूसरा कह रहा है, इफ अ पर्टिकुलर प्लेयर इज ऑलवेज चोजन, मतलब 15 में से एक प्लेयर ऐसा है जिसको कि हमेशा ही लेना है, एक प्लेयर ऐसा है उसको हमेशा ही लेना है। अब बताओ, जब एक को फिक्स कर देंगे तो बचेंगे कितने, 14, और 14 में चूज अब कितने, 10 को, तो हो गया आंसर 14C10। बात समझ में, यही आंसर होगा। थर्ड कह रहा है कि अ पर्टिकुलर प्लेयर इज नेवर चूजन, जब एक व्यक्ति को चूज ही नहीं, 15 में से एक को निकाल दिया गया, 15 में से एक को निकाल दिया गया, तो बचे कितने, 14 ही बचे ना। लेकिन अब 14 में से 11 को ही चूज करना है, यही आंसर है। ठीक है, यही आंसर है। अब इसको लिख देना अपने लैंग्वेज में। दूसरे टाइप का ये तो हो जाएगा। ठीक है, एक कार्ड है, कार्ड वाला क्वेश्चन है। तो कमेटी ऑफ 5 मेंबर
9 या 13, रुको 13 वाला करवा दे रहा हूँ, 13 वाला करो, 13 क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 13 क्या है? अ कमेटी ऑफ 5, अ कमेटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 6 जेंट्स एंड 4 लेडीज। 5 की कमेटी बनानी है, 5 की कमेटी बनानी है। A committee of 5 is to be formed. किससे बनानी है? 6 लेडीज हैं, जेंट्स हैं, सॉरी 6 जेंट्स हैं एंड 4 लेडीज। 6 gents and 4 ladies. In how many ways this can be done? First कह रहा है at least 2 ladies are included. पहली कंडीशन है at least 2 ladies are included. 2 लेडीज को इंक्लूड करना ही पड़ेगा आपको। सेकेंड, at most 2 ladies are included. एट मोस्ट इसमें समझना, एट मोस्ट 2 लेडीज आर इंक्लूडेड। देखो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 5 मेंबर की कमेटी हमको बनानी है, किसमें से? जिसमें 6 जेंट्स हैं और 4 लेडीज हैं, मतलब 6 मेन हैं और 4 फीमेल हैं। इन सब 6 4 10 हो गए। इन 10 में से 5 मेंबर की कमेटी बनानी है, लेकिन कंडीशन फर्स्ट में कह रहा है कि एटलीस्ट 2 लेडीज आर इंक्लूडेड, एटलीस्ट 2 लेडीज आर इंक्लूडेड। अब ये बताओ 2 लेडीज को इंक्लूड करना है, हाँ कम से कम, इसका मतलब कम से कम 2 लेडीज को इंक्लूड करना है। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा कम से कम 2 लेडीज हों और ज्यादा से ज्यादा 4 के 4 हो जाए, क्योंकि 4 ही लेडीज है ना। तो अब देखो, तो पहला केस क्या बन सकता है? कम से कम 2 रखना है। तो पहला केस, अगर 2 लेडीज रखेंगे तो कितने? 5 का बनाना है, तो जेंट्स कितने आएंगे? 3 और 2 लेडीज 4C2। ये एक कंडीशन बना। उसके बाद और क्या बन सकता है? 4 लेडीज रख दो, 3 लेडीज रख दो, 3 लेडीज रख दिया तो 3 लेडीज, तो जेंट्स कितने होंगे? 2। अच्छा 4 के 4 लेडीज रख दो तो जेंट्स कितने होंगे? 1। ये सारे के सारे ये नंबर ऑफ वेज में ही तो आएंगे, तो इन सबको क्या करोगे? ऐड कर लोगे। बात समझ में आ? ऐड क्यों किया समझ में आ? क्योंकि ये अलग से, ये एक कॉम्बिनेशन हो गया नंबर ऑफ वेज, ये दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया, ये तीसरा कॉम्बिनेशन हो गया, तो इन सबको ऐड कर लेंगे। यहाँ प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन नहीं, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लगेगा। जब देखो, जब इवेंट्स जो होते हैं, जो नंबर ऑफ वेज जो चूज कर रहे हो, अगर वो इवेंट जैसे इन दोनों में ये दोनों कैसे थे? इंडिपेंडेंट थे। मतलब कि अगर 2 लेडीज को चूज कर रहे हो तो 3 को चूज करना पड़ेगा, 5 का बनाना है। ऐसे इधर भी था, ठीक, तो इनका मल्टीप्लाई कर दिए। लेकिन जब ये क्या बोलते हैं, एक ये पूरा एक अरेंजमेंट बना गया और ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ये बना, ठीक। इसको सॉल्व कर लो। ये आगे दूसरा कह रहा है एट मोस्ट 2 लेडीज आर इंक्लूडेड, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 से ज्यादा नहीं हो सकती, और ज्यादा से ज्यादा 2 नहीं तो कोई भी नहीं भी हो सकता। देखो अगर 2 लेडीज ले रहे हो तो 3 जेंट्स को लेना पड़ेगा, 2 से ज्यादा लेडीज नहीं होंगी, प्लस 1 लेडीज ले लो और 4 जेंट्स ले लो, और कोई लेडीज ना हो, ये भी तो पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो 4C0 इंटू 6C5, 5 के 5 जेंट्स ले लो, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये पूरा सॉल्व कर लो, ये इसके आंसर आ गए।
यही है, इनको सॉल्व कर लो, ये आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। In how many cards can be drawn through 21 points on a circle? How many cards? अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन है, बढ़िया है। एग्जाम्पल नंबर 18 देखो, कार्ड्स की बात कर रहा है। एग्जाम्पल नंबर 18 है, हाउ मेनी कार्ड्स, समझा एक लाइन का, कैन बी ड्रॉन, can be drawn through 21 points on a circle, through 21 points on a circle। देखो, इसका मतलब समझे, एक सर्किल पे 21 पॉइंट्स हैं, एक सर्किल पे 21 पॉइंट्स हैं। ये कह रहा है कितने कार्ड ड्रॉन किए जा सकते हैं, 21। अब बताओ, एक कार्ड को ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत है? 2। इसका मतलब 21 में दो दो का ही कॉम्बिनेशन तो बनाना है भाई। 21 पॉइंट्स हैं, एक कार्ड को खींचने के लिए मिनिमम हमको 2 पॉइंट की जरूरत है ना, और दो दो का कॉम्बिनेशन ही बनाना है, और वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है, इसके बगल वाला भी पॉइंट है तब भी एक कार्ड ही है। ठीक, तो इसका मतलब ये आ जाएगा, सिंपल सा नंबर ऑफ कार्ड आ जाएगा 21C2 आंसर। इसमें बहुत ज्यादा ऐसे ही क्वेश्चन आता है डायगोनल का, जैसे एक पॉलीगन दे दिया, 15 साइड 20 साइड का पॉलीगन या हेक्सागन दे दिया, उसमें पूछ लिया कि कितने डायगोनल खींचे जा, डायगोनल वाला कर लोगे, कितने डायगोनल खींचे जा सकते हैं बताओ? किसमें? ये एग्जांपल नंबर 17 ही है। चलो, इसमें क्वेश्चन है, हेक्सागन है शायद। हाउ मेनी ट्रायंगल्स, अच्छा ये ट्रायंगल है, हाउ मेनी डायगोनल, ये हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन अ पॉलीगन विद n साइड, बताओ डायगोनल कितने हैं? हाँ, हाउ मेनी, और ये समझ लो एक फार्मूला भी ये प्रूफ हो जाएगा कि n साइडेड पॉलीगन में कितने डायगोनल होंगे। हाउ मेनी पॉलीगन, हाउ मेनी डायगोनल, हाउ मेनी डायगोनल are there in the polygon of n side, बोलो कितने डायगोनल हैं? अब ये बताओ डायगोनल क्या होता है? किसी दो पॉइंट से खींची गई लाइन जो सबसे लंबी है। नहीं, किन्हीं भी दो पॉइंट्स नहीं, पॉलीगन में जो डायगोनल होता है वो एक अल्टरनेट वर्टेक्स को छोड़ के, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं सीधा सीधा, ये ले लिए हम, ये तो इसमें एक पॉइंट ये है, तो इसके एडजेसेंट पॉइंट को मिलाने पे डायगोनल नहीं मिलेगा, इसके एडजेसेंट पॉइंट्स को छोड़ना पड़ेगा। तो आप इसको स्किप करोगे तब, या फिर इसको स्किप करके जाओगे तब ये डायगोनल मिलेगा आपको। बात समझ में आ? इसका मतलब किसी भी डायगोनल को ड्रॉ करने के लिए, किसी भी डायगोनल को ड्रॉ करने के लिए कितने की जरूरत है? 2 पॉइंट तो हैं, लेकिन 3 ट्रायंगल में डायगोनल मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा, ट्रायंगल में डायगोनल नहीं मिलने वाला। इसका मतलब डायगोनल को खींचने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत होगी? 2 पॉइंट से ठीक है, लेकिन एक पॉइंट छूटना चाहिए ना। देखो क्या काम है, तो n साइड में 2 पॉइंट्स को मिला दो तो एक लाइन मिलेगी, ये बात सही है। ये तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस मिल गई कि n वर्टेक्स है, दो को मिला दोगे, लेकिन इसमें साइड भी आ गई। क्या आ गई? इसमें साइड भी तो आ गई। और कितनी साइडें आई हैं इसमें? n साइड, n घटा दो तो ये क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ डायगोनल। बात समझ में आ? इसको सॉल्व करो, देखो क्या आएगा। फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 n माइनस 2 फैक्टोरियल माइनस n, और ये आ जाएगा n माइनस 1
n माइनस टू फैक्टोरियल अपान 2 इंटू n माइनस टू फैक्टोरियल इंटू n माइनस टू। इसको देखो, इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा n माइनस वन, 2 का मल्टीप्लाई करो माइनस 2n अपान 2 n स्क्वायर और माइनस n और माइनस n माइनस 2n माइनस 3n अपान 2, n कॉमन कर लो, n माइनस 3 अपान 2, यही आ गया नंबर ऑफ डायगोनल। बात समझ में? ये आ गया नंबर ऑफ डायगोनल। समझा दो एक बार फिर भाई, किन्हीं दो पॉइंट को मिलाओगे तो एक लाइन मिलेगी, ऑब्वियस। तो n पॉइंट, क्योंकि n साइडेड पॉलीगन है तो इसके n वर्टेक्स होंगे, और n वर्टेक्स मतलब n पॉइंट्स हैं। n पॉइंट्स में दो दो को चूज करोगे तो n2 तरीके से चूज कर सकते हो, लेकिन nc2 लाइंस तो मिली, लेकिन इस nc2 में ये साइड भी इंक्लूड हो गए, साइड भी, और साइड कितने हैं? n साइड है, उसी n साइड को निकाल दो तो बचा क्या? डायगोनल। तो ये आ जाएगा nc2 में n को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यही क्या आएगा? नंबर ऑफ डायगोनल। और इसी को सॉल्व कर लो तो आप पाओगे n माइनस 3 अपान 2। यही फॉर्मूला भी होता है और यहीं से आया है फार्मूला, जो प्रूफ हुआ है कि n साइडेड पॉलीगन में कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे, वो आता है n माइनस 3 अपान 2, और ये इसी फॉर्मूले से ही आया है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज करके। ठीक, ये क्वेश्चन भी दे दिया। अब पॉलीगन ऑफ 44 डायगोनल्स, फाइंड द नंबर ऑफ इट्स साइड। आराम से कर लोगे। एक पॉलीगन दिया है जिसमें 44 डायगोनल्स हैं, तो ये नंबर ऑफ डायगोनल्स ही तो है, इसके इक्वल आप 44 रख दो, n की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। ठीक, ओके। If m parallel lines in a plane are intersected by a family of n parallel lines, find the number of parallelogram formed। बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बढ़ गया, हटाओ इसको, हटाइए। क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 20। ये कह रहा है कि m पैरेलल लाइंस इन प्लेन आर इंटरसेक्टेड बाय, इफ m पैरेलल लाइंस in a plane are intersected by a family of n parallel lines, find the number of parallelogram formed. Find the number of parallelogram formed. देखो, ये कह रहा है कि m पैरेलल लाइंस हैं और उसको जो है n पैरेलल लाइंस, फैमिली ऑफ n पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट भी कर रहा है। मतलब ऐसे समझो, जैसे ये पैरेलल लाइंस हैं, हम एक एग्जांपल 3-4 लाइन का दिखा दे रहे हैं। ऐसे ये 4 लाइन पैरेलल हैं और इसको 4-5 ये ऐसे 3 ही मान लेते हैं। m यहाँ पे 4 है और n यहाँ पे 3 है और ये तीनों आपस में पैरेलल हैं, ये चारों आपस में पैरेलल हैं। ये कह रहा है कि कितने पैरेललोग्राम बनेंगे। बताओ कितने पैरेललोग्राम बने? 2, 2, 4, 2, 6 बना ना। ये कैसे आया? बोलो कैसे आया? देखो, पहली बात तो पैरेललोग्राम बनता कैसे है? दो पैरेलल लाइन के इंटरसेक्शन से। दो पैरेलल लाइंस, ये दोनों दो पैरेलल लाइन अगर इंटरसेक्ट कर गई
दो पैरेलल लाइन को कोई दूसरा दो पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट कर गई तो एक पैरेललोग्राम बनेगा। बात समझ में आ? इसका मतलब हमको पॉइंट ही तो चाहिए, तो मतलब कि इस वाले पे दो पॉइंट मिले और ये भी दो पॉइंट मिल जाए। तो m जैसे 4C2, अगर यहाँ देखो, यहाँ तो ऑब्वियस है, कैसे आया 6 आया है ना, 6 देखो कैसे आएगा, 4C2 इंटू 3C2 करो, देखो आता है कि नहीं 6, 4C2 इंटू 3C2 करो, 4C2 मतलब फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1, ठीक। ये आ जाएगा 4 3 जा 12, 12 बाई 2, 3 to 6 और 2 3 to 6 4 3 जा 12, 12 बाई 2 6, और ये 3 है 3 18 कहाँ से बनेगा? यही तो। हाँ नहीं नहीं, रुको रुको, प्लस होगा, ये प्लस ही नहीं, ये समझा रहे हैं। फिर से एक बार मत देखिए। देखो हाँ दो 4 पैरेलल लाइन है और 6 ही तो बनेगा ना, 3 ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो 2 3 6, नहीं और पैरेललोग्राम बनेंगे, ये सही देख कर रहा था यार। ये देखो यही नहीं है, ये भी तो, ये इन दोनों के इंटरसेक्शन से भी तो बन रहा है, इन दोनों भी, ये भी तो पैरेललोग्राम, बड़ा वाला पैरेललोग्राम कई, तो ये सही था 4C2 इंटू 3C2 बनेगा कि नहीं, जितने भी, क्योंकि इसके दो जगह इंटरसेक्शन, इस लाइन का अगर ये वाला देखा जाए, इस लाइन का दो जगह इंटरसेक्शन हो रहा है। हाँ। तो किन्हीं भी पैरेललोग्राम को बनाने के लिए दो लाइनों को दो पैरेलल लाइंस मिलनी चाहिए। हाँ। दो अलग अलग, इसके भी दो पैरेलल लाइन की जरूरत है, इसके भी दो पैरेलल लाइन की, तभी एक पैरेललोग्राम बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा, क्यों दो दो का ग्रुप बना रहा है, क्योंकि किन्हीं भी पैरेललोग्राम को बनाने के लिए इसके दो पैरेलल लाइंस की जरूरत है। हाँ। और वैसे ही इसको भी दो पैरेलल लाइंस की जरूरत है। तो एम पैरेलल लाइंस में दो पैरेलल लाइंस को चूज करना इतना तरीके से, इनटू एन पैरेलल लाइंस में दो को इतने तरीके से चूज किया जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आएगा क्या, फैक्टोरियल m अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू m माइनस 2 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, m माइनस 2 चला जाएगा m इंटू m माइनस 1 से, ठीक, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, अपॉन 2 इंटू ये चला जाएगा n इंटू n माइनस 1 से, अपॉन 2, ये आ गया m माइनस 1 n माइनस 1 अपॉन 4, यही आंसर आ गया। ठीक, चलो देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 21 है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन, कितने पॉइंट्स हैं प्लेन में, 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन, देयर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन, no 3 of which are in the same straight line। कंडीशन ये है, no 3 of which are in same straight line, straight line except 4। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, एक्सेप्टिंग 4 पॉइंट्स, एक्सेप्टिंग 4 points which are collinear, ये 4 points ये collinear में है, 4 points which are collinear, एक्सेप्टिंग 4 points which are collinear। इसमें कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेयर ऑफ दीज पॉइंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, दूसरा पूछ रहा है नंबर ऑफ ट्राइंगल दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द वर्टिसेस ऑफ 3, नंबर ऑफ ट्राइंगल
नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक, देखो क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक प्लेन में 10 पॉइंट्स है हाँ और इसमें कंडीशन है कि कोई भी 3 पॉइंट्स जो है एक लाइन में नहीं है, एक ही स्ट्रेट लाइन में कोई भी 3 पॉइंट नहीं है, लेकिन इसमें 4 ऐसे पॉइंट है जो कि एक लाइन में है, बस उसको छोड़ के, मतलब 4 पॉइंट्स एक लाइन में है, बाकी 6 के 6 नॉन कोलिनियर है, ऐसा कह सकते हो। इसमें पूछा है कि नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितने, इन 10 पॉइंट से कितने आप स्ट्रेट लाइन बना सकते हो। दूसरा पूछा है इन 10 पॉइंट का यूज करके कितने आप ट्राइंगल बना सकते हो। बात समझ में आ? अब ये बताओ किसी भी स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट की जरूरत होती है? 2। इसका मतलब इन 10 पॉइंट में नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख दे रहा हूं डायरेक्ट। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब ये बताओ इन 10 पॉइंट्स में दो पॉइंट्स का चूज करें तो 10C2 नंबर टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगी। लेकिन दिक्कत किस बात की है, इसमें पहले क्वेश्चन में कह रखा है कि 4 पॉइंट ऐसे हैं जिसमें जो कि एक ही लाइन में है। अब ये बताओ जब 4 पॉइंट एक ही लाइन में, तो वो तो एक ही लाइन कंसीडर किया जाएगा ना। हाँ जब 4 पॉइंट ऐसे 1 2 3 4 पॉइंट ऐसे हैं, तो 4 में इन दोनों से बनाओ तब भी वही, इन दोनों से बनाओ तब भी वही। इसका मतलब जो इसमें 4 पॉइंट जो कोलिनियर है उनसे अगर दो पॉइंट लेके जो स्ट्रेट लाइन बन रहा है वो तो घटाना पड़ेगा, उसको घटा। लेकिन इसमें एक स्ट्रेट लाइन तो बन रही है ना इन चारों से, एक जोड़ देंगे बस। ठीक है, बात समझ में आ? ये तो आ गया नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब आते हैं दूसरे आंसर, दूसरे का नंबर ऑफ ट्रायंगल। बता दो नंबर ऑफ ट्रायंगल। 3 पॉइंट लगेगा 10C3। हाँ, तो देखो किसी भी ट्रायंगल को बनाने के लिए मिनिमम 3 पॉइंट की जरूरत होती है, तो 10 में से 3 पॉइंट को आराम से इतने तरीके से चूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ 4 पॉइंट ऐसे हैं जो एक ही लाइन में है, तो उन चारों से तो ट्रायंगल बनेगा नहीं, तो उन चारों को घटा दो, जो 4 पॉइंट से ट्रायंगल बन रहा है उसको सबट्रैक्ट कर दो। आंसर, यही आंसर है। ठीक, रुको, देखो एग्जांपल नंबर 24। क्वेश्चन क्या कह रहा है, का बॉय हैज 3 लाइब्रेरी टिकट। 3 लाइब्रेरी टिकट है एक लड़के बच्चे के पास। हाँ और उस लाइब्रेरी में 8 बुक्स ऑफ हिज इंटरेस्ट। उस लाइब्रेरी में 8 बुक्स ऐसे हैं उसके इंटरेस्ट के। ठीक, 8 बुक्स। Of these 8, he does not want to borrow chemistry part 2 unless chemistry part 1 is also borrowed. So of these 8, he does not borrow chemistry part 2 unless he borrow part 1. Part 1. In how many ways can he choose the 3 books to be borrowed? In how many ways can he choose the 3 books? कितने तरीके से वो चूज कर सकता है और क्या कोई कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, देखो ये कह रहा कि एक
बॉयज के पास, एक लड़के के पास 3 लाइब्रेरी टिकट हैं, इसका मतलब 3 किताब वो ले सकता है, बोरो कर सकता है। उस लाइब्रेरी में उसके इंटरेस्ट की 8 किताबें हैं। ऑफ दीज, उस 8 किताबों में ही डज नॉट बोरो केमिस्ट्री पार्ट 2, उन 8 में से केमिस्ट्री पार्ट 2 वो बोरो नहीं करेगा जब तक कि केमिस्ट्री पार्ट 1 भी बोरो, मतलब अगर केमिस्ट्री पार्ट 2 बोरो करेगा तो केमिस्ट्री पार्ट 1 बोरो करना पड़ेगा, मतलब केमिस्ट्री पार्ट 1 बोरो करेगा तो केमिस्ट्री पार्ट 2, मतलब ये दोनों साथ साथ होंगे। तो कह रहा है कि हाउ मेनी वेज कैन ही चूज 3 बुक्स, कितने तरीके से ये 3 बुक्स को चूज कर सकता है। बात समझ में आ? देखो तो इसमें 2 केस बनेंगे, जब केमिस्ट्री पार्ट 2 बोरो करे, पार्ट 1 बोरो करे, और जब ना करे। तो फर्स्ट केस हम मान लें, इसका बाउंडेशन है कि मान लीजिए वो 2 किताब कोई वैसे बोरो कर लिया, पार्ट 1 उसका बोरो कर लिया, ये नहीं ऐसे नहीं होगा। ये तो वो मतलब पार्ट से 2 1 पे डिपेंडेंट है क्या, 1 2 पे डिपेंडेंट है, ऐसा थोड़ी नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक, ऐसा नहीं है। मतलब कि पार्ट 2 बोरो करेगा तब, मतलब कि पार्ट 2 तभी बोरो करे जब पार्ट 1 बोरो करेगा। हाँ। लेकिन पार्ट 1 बोरो किया, पार्ट 2 ना करे। मान लीजिए उसका पार्ट 2 बोरो करने का मन नहीं है तो लेकिन 1 हाँ 1 कर लेगा, तो वो कंडीशन बन सकती है, वही ठीक। ये इस पे डिपेंडेंट नहीं है, ये इस पे डिपेंड नहीं है, वही लेकिन वो इस पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अच्छा अब देखो, तो मान लेते हैं हम, इफ ही डज नॉट बोरो, if he does not borrow part 1, पार्ट 1 बोरो नहीं किया है। अच्छा, पार्ट 1 बोरो नहीं किया, इसका मतलब पार्ट 2 भी अब बोरो नहीं करेगा। बात समझ में आ? अब बताओ, अब पार्ट 1 बोरो नहीं किया है, इसका मतलब पार्ट 2 बोरो नहीं कर सकता। इसका मतलब अब उसके पास कितने चॉइसेस, अब उसके पास टोटल 8 किताबें थी, 7 कहाँ बचा, 8 में से 2 हो गया ना, क्योंकि पार्ट 1 बाय ने बोरो नहीं किया तो पार्ट 2 भी नहीं करेगा, इसका मतलब 2 तो ऐसे निकल गई, तो 8 में से 2 6 बची। अब 6 में से उसको 3 चूज करना है, 6 में से 3, हाँ 6C3, इतना बात समझ में आ? क्योंकि 6 ही बची, उन दोनों को नहीं। सेकंड बन सकता है, इफ ही बोरो पार्ट 1, केमिस्ट्री पार्ट 1 वो बोरो किया है, इसका मतलब अब केमिस्ट्री पार्ट 2 भी बोरो करेगा ही करेगा। अब बताओ, 8 किताबें थी और 8 में पार्ट 1 बोरो किया है, इसका मतलब 7 किताबें बची। अब 7 में उसको कितने चूज करने हैं, 2, 1 किया है ऑलरेडी और 3 करना था उसको। सर एक और फिक्स हो जाएगी ना पार्ट, अच्छा हाँ, अरे पार्ट 1 बोरो किया, वो कह रहा है कि अनलेस पार्ट 1 बोरो, इसका मतलब उसको टोटल 3 बोरो करनी ही थी। पार्ट 1 उसने बोरो किया, जब पार्ट 1 कर लिया तो अब केवल उसके पास 7 किताबें बची, 7, हाँ 7 में 1 कर लिया है, 2 और करना है, तो ये आ जाएगा 7C2। सो टोटल नंबर ऑफ वेज in which he can choose is, ये आ जाएगा 7C2 प्लस 6C3। इसको सॉल्व कर लो, फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3, ये आएगा 7 इंटू 6/2, 6 5 4 3 2, 21 20 41 वेज से वो जो है लाइब्रेरी से बुक्स को बोरो कर सकते हैं, ठीक।